हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनलाइन स्टडीज़। सो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिमांड चैप्टर को स्टार्ट किया था एंड डिमांड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे, लाइक मीनिंग ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड। सो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड में इफ़ेक्ट आता है, चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट आए या नेगेटिव इफेक्ट आए। लेकिन बेसिकली हम इन्वर्स रिलेशनशिप करते हैं, तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव इफेक्ट को शो करता है आपके डिमांड कर्व पर। और हमने ये भी पढ़ा था कि डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आने वाले लेक्चर 2 में हम डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों जाता है उसके कुछ रीजंस पढ़ेंगे। सो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज कि वो क्या रीजंस है जिस रीजंस की वजह से हमारा डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सो गाइज, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। सो इस बिना टाइम वेस्ट किए गए स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। इसमें लिखा है गाइस कि बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड इज द मेन रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, बट देयर आर सम मोर रीजंस। सो गाइस, लॉ ऑफ डिमांड वो कह रहा है कि जो लॉ ऑफ डिमांड था वो मेन रीजन था डाउनवर्ड स्लोपिंग का डिमांड कर्व के, बट देयर आर सम मोर रीजन। अब देखिए, लॉ ऑफ डिमांड तो हमने पढ़ लिया, तो आई थिंक लॉ ऑफ डिमांड हमें दोबारा पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों जाता है, हम दोबारा से लॉ ऑफ डिमांड नहीं पढ़ेंगे। और जिन्होंने लॉ ऑफ डिमांड मेरा नहीं देखा है, सो प्लीज़ गाइज पिछली वीडियो में जाके आप लॉ ऑफ डिमांड पहले पढ़िएगा, उसके बाद आप आइएगा इस वीडियो पर, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइज, हम पढ़ते हैं कि वो और क्या रीजंस हैं जिस वजह से हमारा डाउन डिमांड का जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। फर्स्ट रीज़न आता है गाइज आपका न्यू कंज्यूमर। न्यू कंज्यूमर क्या होता है गाइज, देखिए, व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स डिक्रीजेस, न्यू कंज्यूमर स्टार्ट बाइंग बिकॉज सम कंज्यूमर्स आर नॉट एबल टू बाय एट हायर प्राइस। गाइज, न्यू कंज्यूमर का मतलब वो कह रहा है कि जब प्राइस जो गुड्स के डिक्रीज होते हैं, यानी कि जब आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जो गुड्स आपके मिल रहे हैं वो उसके प्राइस कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। सो गाइज, कुछ कस्टमर्स आपके या कुछ कंज्यूमर्स आपके ऐसे होते हैं जो हाई प्राइस पर किसी भी गुड्स को परचेज नहीं कर पाते, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो जैसे ही गुड्स के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो कुछ न्यू कंज्यूमर्स भी मार्केट में आते हैं और अपनी डिमांड करते हैं, क्योंकि अब उनके पास उतना अमाउंट रहता है कि वो लो प्राइस पर अपने डिमांड को रेस कर सकें। सो न्यू कंज्यूमर में यही लिखा है कि प्राइस जैसे ही गुड्स का डिक्रीज होता है, सो न्यू कंज्यूमर स्टार्ट करते हैं बाइंग, क्योंकि सम कंज्यूमर्स आर नॉट एबल टू बाय एट हायर प्राइस। सो गाइस, बेसिकली फर्स्ट रीज़न था ये, जो कि आपका डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व के लिए था। सेकंड आता है गाइस आपका इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट में क्या कह रहा है, द इनकम इफेक्ट डिस्क्राइब्स हाउ एन इंक्रीज इन इनकम कैन चेंज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर विल डिमांड। कह रहा है गाइस, इनकम इफेक्ट जो है वो ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे इनकम के इंक्रीज होने से क्वांटिटी जो है गुड्स की वो चेंज हो जाती है और कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो जाती है। गाइस देखिए, अगर आप भी एक कंज्यूमर है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप डिमांड भी ज़्यादा ही करेंगे, अगर इनकम कम होगी तो डिमांड को कम करेंगे। ठीक है गाइज, ये चीज़ मैंने आपको अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक टॉपिक कराया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसमें हमने पढ़ा था इनकम इफेक्ट। वो इनकम इफेक्ट सेम ही है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है गाइस। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट क्या है, ये डिस्क्राइब करता है कि इंक्रीज जैसी होती है हमारी इनकम या कंज्यूमर की जैसी इनकम इंक्रीज होती है, उससे क्वांटिटी जो होती है गुड्स की वो कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करता है, फिर उसकी डिमांड में चेंज आ जाता है। कह रहा है गाइस, फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज द डिमांड फॉर सच गुड्स एंड वाइस वर्सा। अब गाइस, ये नॉर्मल गुड्स का क्या सीन है, अब आप लोग कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि नॉर्मल गुड्स होते क्या हैं। देखिए गाइस, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, बेसिकली जो नॉर्मल गुड्स होते हैं ना, वो ऐसे गुड्स होते हैं जो मोस्टली पीपल परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि ये वो गुड्स होते हैं जो हर कोई परचेज करना चाहता है, बट कई लोग परचेज कर पाते हैं और कई लोग परचेज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर प्राइसेस। ठीक है, तो इन नॉर्मल गुड्स में वो बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल गुड्स है, देखिए इसमें क्या बोला है कि फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेज इन इनकम, यानी कि नॉर्मल गुड्स में क्या होगा कि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा डिमांड पर, कि डिमांड भी आपकी इंक्रीज होगी फॉर सच गुड्स।
मैंने आपको बताया ना गाइस कि हर कोई ख़रीदना चाहता है नॉर्मल गुड्स को, बट वो डिपेंड करता है कि नॉर्मल गुड्स के प्राइसेस क्या हैं और आपकी इनकम क्या है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो गाइस मैंने आपको जैसे कि बताया कि हर पर्सन नॉर्मल गुड्स परचेज़ करना चाहता है, तो इनकम के बढ़ते ही जो है नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा मीन्स कि अगर आपके नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, कब? अगर आपकी इनकम कम हो रही है, यानी कि ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है नॉर्मल गुड्स का और इनकम का। ठीक है गाइस। एंड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू डिक्रीज द डिमांड फॉर सच गुड्स एंड वाइस वर्सा। देखिए गाइस, दो टाइप के गुड्स आते हैं, एक आता है नॉर्मल गुड, एक आता है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हर कंज्यूमर परचेज करना चाहता है। ठीक है गाइस। अब इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं गाइस? इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कोई भी पर्सन या कोई भी कंज्यूमर जो है वो मजबूरी में परचेज करते हैं, यानी कि वो चाहता नहीं है वैसे गुड्स को खरीदना, पर लाइक कि प्राइसेस इंक्रीज है नॉर्मल गुड्स के, इस वजह से वो अच्छे गुड्स को नहीं खरीद पा रहा है। वो थोड़ी सी मतलब चीपर क्वालिटी के जो गुड्स हैं उनको परचेज करता है। वो जो चीपर क्वालिटी के गुड्स हैं वही इन्फीरियर गुड्स में आते हैं। ठीक है। या फिर आपकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप नॉर्मल गुड्स को परचेज कर पाएँ, इसलिए आप जो है मतलब चीपर क्वालिटी के गुड्स को परचेज करें। होते ना गाइस कंज्यूमर मार्केट में कई, देखिए हर कोई तो ब्रांड परचेज नहीं कर पाता ना गाइस। अगर हर कोई ब्रांड परचेज कर पाता तो फिर यहाँ पे इनकम का और प्राइस के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं ये तो फिर कभी आता ही नहीं हमारे सामने। ठीक है। तो ब्रांड जो परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो लोकल मार्केट से आपके कंज्यूमर्स कुछ परचेज करते हैं, तो जो लोकल मार्केट से परचेज कर रहे हैं वो मान के चलिए वो आपके एक तरीके से इन्फीरियर गुड्स है। ठीक है। जो इंसान मजबूरी में खरीद रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जाके नॉर्मल गुड्स को परचेज कर पाए। और नॉर्मल गुड्स में यहाँ पे मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूँ ब्रांड का, कि एक ब्रांड जो है वो नॉर्मल गुड है, हर कोई चाहता है ब्रांड को परचेज करना, बट उसके लिए उतनी एबिलिटी या उसके लिए उतनी इनकम नहीं है कि वो नॉर्मल गुड्स को परचेज कर पाए, इसलिए वो लोकल मार्केट से अपनी शॉपिंग करता है और परचेज करता है गुड्स को। तो वो जो लोकल मार्केट हो गई वो आपके इन्फीरियर गुड्स हो गए। ठीक है गाइज। अब आप एक बार दोबारा पढ़िए इन्फीरियर गुड्स की लाइन की, एंड इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू डिक्रीज द डिमांड। देखिए गाइज, आप इसमें सिंपली पढ़ सकते हैं कि जब इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या है कि जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड जो है इन्फीरियर गुड्स की कम हो रही है, एंड वाइस वर्सा। देखिए गाइस, जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आई थिंक कोई भी अगर पर्सन के साथ दो चॉइसेस हैं, एक आपकी है ब्रांड, एक आपके पास है ब्रांड के सामने लोकल मार्केट। ठीक है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो उस केस के अंदर आप जो है ब्रांड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, एंड अगर आपकी इनकम कम हो गई तो आपके पास दूसरा ऑप्शन था लोकल मार्केट, तो आप लोकल मार्केट जाएंगे। ठीक है। अब इसी दोनों एग्जांपल को लेके नॉर्मल गुड्स में समझिए। नॉर्मल गुड्स का क्या है कि अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है तो आप ब्रांड को परचेज करेंगे, इनकम कम है तो आप इन्फीरियर गुड्स को करेंगे। अब इनकम ज़्यादा हो गई तब भी आप नॉर्मल गुड्स को करेंगे, क्यों? क्योंकि आपके इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आप तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदना प्रेफर करेंगे ना गाइस। तो ये था गाइस आपका सेकंड इफेक्ट। गाइस देखिए, इनकम इफेक्ट पे मैंने इसलिए इतना आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो हम नेक्स्ट पढ़ने जाएंगे अभी, ये दोनों इफेक्ट आपके इंडिविजुअली क्वेश्चन में आ सकते हैं, या इन दोनों का डिफरेंस आ सकता है, या फिर इन दोनों के इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इनकम इफेक्ट होता क्या है, एग्जांपल्स दीजिए, एंड इनकम इफेक्ट क्या होता है उसमें जो नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स है उसके एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको आ सकता है, इसलिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थर्ड पॉइंट आता है गाइज आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है गाइज? देखिए, ये पढ़ने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा बहुत याद दिलाऊं कि हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि हमारा डिमांड जो है डिमांड हमारी क्यों चेंज होती है, उसमें हमने सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पढ़ा था, यानी कि सब्सटीट्यूशन गुड्स पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको याद कीजिए पढ़ाया था कि एक आपके जो है दो टू टाइप्स के गुड्स पढ़ाए थे मैंने, एक होता है सब्सटीट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो गाइज यहाँ पे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है तो वो सब्सटीट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल्स ही यहाँ पर आएंगे क्योंकि सब्सटीट्यूट इफेक्ट है। ठीक है। अब इसमें क्या लिखेगा? इज द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज अनदर रीजन फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व with a fall in price of the commodity and the price of its substitutes remaining the same, the consumer will buy more units of that commodity. As a result, demand will increase. कह रहा है गाइस, सब्सटीट्यूशन जो इफेक्ट है वो एक अनदर रीज़न है डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग का। कह रहा है कि जैसे ही फॉल होता है प्राइस
एक कमोडिटी का अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो जो दूसरी कमोडिटी है, जो दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट है, उसका प्राइस तो सेम है। अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, या कम हो रहा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरी कमोडिटी का प्राइस तो उतना ही है ना गाइस। तो कंज्यूमर क्या करेगा, मोर यूनिट को बाय करेगा, मोर यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी। यानी कि जब एक यूनिट का प्राइस अगर कम हो रहा है या बढ़ रहा है, सिर्फ एक यूनिट का, और उसका जो अल्टरनेटिव है उसका प्राइस थोड़ी बढ़ रहा है, वो तो वहीं का वहीं है। मान के चलिए कि आपके पास एक है गुड ए, एक है गुड बी। गुड ए का जो प्राइस है वो आपका 30 से 40 हो गया, और गुड बी जो है वो उसका अल्टरनेटिव है। तो गुड बी का प्राइस थोड़ी बढ़ा, गुड बी का प्राइस तो अभी भी 30 है। तो आपका क्या होगा कि जब गुड ए के प्राइस आपके बढ़ जाएंगे, तो जो गुड बी है उसका सब्स्टिट्यूट, उसका प्राइस जब स्टिल सेम है, तो उस केस में आपकी डिमांड जो है वो गुड बी की तरफ ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो इसमें यही समझाने की कोशिश की गई है इस डेफिनेशन में, कि अगर एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज होता है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट का जो प्राइस है वो सेम रहता है। इसका रिजल्ट ये आता है कि जो डिमांड है वो दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ ज़्यादा इंक्रीज होती है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है गाइस आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए गाइस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ना ही खाली आपका एक डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीज़न है, डिमांड कर्व का स्लोपिंग का जो डाउनवर्ड स्लोपिंग का जो रीज़न है वो तो ये है ही, लेकिन गाइस इसके अलावा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक सेपरेट टॉपिक है गाइस, जो टॉपिक आपका जो है एक सेपरेट चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, तो वो चैप्टर भी हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफली समझा देता हूँ कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है और ये कैसे इफेक्ट करता है आपके डाउनवर्ड स्लोपिंग पर। कह रहा है गाइस, जब कंज्यूमर व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ पर्टिकुलर कमोडिटी कंटिन्यूसली, देन द यूटिलिटी ड्राइव्स फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग और डिक्लाइन। देखिए गाइस, इसको मैं आपको पहले अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ उसने क्या कहा है इस डेफिनेशन में। कह रहा है जब एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है, यानी कि एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है एक पर्टिकुलर कमोडिटी को, ठीक है, कंटिन्यूसली, यानी कि कंटिन्यूसली वो एक ही कमोडिटी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ गाइस। लाइक आप एग्जांपल लेके चलिए, आप मैगी जो है, जो मैगी आती है, आप मैगी को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, आपने पहली जो आपके पास 3 से 4 पैकेट पड़े हैं मैगी के, आपने जब फर्स्ट पैकेट मैगी का बनाकर खाया तो आपको उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कई ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है, जब आपने दूसरा पैकेट जो है कंज्यूम किया, उसको बनाकर खाया, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मिला होगा, अच्छा मिला होगा, लेकिन पहले वाले के कंपेयर में कम मिला होगा, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम आपने कंज्यूम किया वो जो सेटिस्फेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जब दूसरी आप एडिशनल सेटिस्फेक्शन लेते हैं, दूसरी बार जो आपने लिया उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो गया, जब आपने तीसरी बार फिर से किया तो आपको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन और कम हो गया। तो गाइड इस डेफिनेशन में वो यही समझाना चाह रहा है कि जब एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है एक पर्टिकुलर, यानी कि एक सेम कमोडिटी को कंटिन्यूसली, एक ही चीज़ को अगर वो कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहा है, तो जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी का बेसिकली मीनिंग होता है सेटिस्फेक्शन, तो जो यूटिलिटी ड्राइव हो रही है, जो सेटिस्फेक्शन आ रहा है उस हर एक सक्सेसिव यूनिट से वो कम होता रहेगा। यही चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाई है गाइस, मैगी वाला एग्जाम्पल आप याद रखना, एग्जाम में आपको काम आएगा। ठीक है गाइस, फिफ्थ आता है गाइस आपका पॉपुलेशन। अब गाइस पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी आपका वही है जो डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे डिमांड के, वैसे ही आपका पॉपुलेशन है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीज़न है। देखिएगा इस क्या कह रहा है, एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन विल लीड टू अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द मार्केट डिमांड कर्व, व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीजेस डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। देखिएगा इस डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, पॉपुलेशन जो है अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, सो गाइज याद रखिएगा गाइज, इकोनॉमिक्स के अंदर अगर कोई सा भी कर्व, जैसे हमने डिमांड कर्व पढ़ा, कोई सा भी कर्व अगर लेफ्ट से राइट को शिफ्ट हो रहा है ना, इसका मतलब है कि वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड का शिफ्ट होगा, क्योंकि डिमांड तो बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी कंट्री की गाइस तो डिमांड भी तो कंट्री में ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन ही ज़्यादा नहीं है तो डिमांड कैसे ज़्यादा हो सकती है। सो गाइस ये आपका लास्ट रीज़न था पॉपुलेशन, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग का आपका मेन रीज़न था। सो गाइस अभी तक हमने 5 डाउनवर्ड स्लोपिंग के रीजंस पढ़े हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है न्यू कंज्यूमर,
सेकंड हमने पढ़ा है इनकम इफेक्ट, थर्ड हमने पढ़ा है इन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फोर्थ हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड फिफ्थ हमने पढ़ा है पॉपुलेशन। आई होप आपको इन पाँचों के पाँचों में कोई सा भी डाउट नहीं होगा गाइस। ठीक है, सो गाइस अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है गाइस, क्योंकि मैं ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं कराना चाहता एक ही वीडियो में, बिकॉज अगर एक एक टॉपिक लेके हम चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो इसलिए इस वीडियो में मैंने सिर्फ दो ही टॉपिक्स कवर करने हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने कर लिया और सेकंड टॉपिक हम करने जा रहे हैं। सेकंड टॉपिक है गाइस, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। गाइस हमने लॉ ऑफ डिमांड का मतलब तो पहले ही वीडियो में पढ़ लिया था कि लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है जो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस का और डिमांड का, वो होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि लॉ ऑफ डिमांड जो है उसका जो डिमांड कर्व बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। ठीक है, अब उसकी कुछ एक्सेप्शंस आती हैं गाइज आपके पास कि क्या एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड आपका कब कब काम नहीं करेगा। जैसे कि प्राइस के बढ़ने से क्या करते हैं हम, अगर हम बोलते हैं कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शंस हैं कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़े, यानी कि ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है यहाँ पे कि जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं करेगा। सो यहाँ पे गाइज एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन आती है गाइज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या है गाइस, देख लेते हैं एक बारी। सम कंज्यूमर्स डू नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑल द गुड्स एंड द प्राइजेस इन द मार्केट, सो दे परचेज एट गिवन प्राइजेस, द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई प्रॉपरली। कह रहे गाइस कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जिनको कंप्लीट नॉलेज नहीं होती गुड्स की और प्राइजेस की, कि मार्केट में क्या क्या गुड्स हैं या मार्केट में किस गुड्स के कितने प्राइजेस चल रहे हैं। सो गाइस कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। आपने देखा होगा कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो मार्केट जाते ही नहीं है। कभी अगर फर्स्ट टाइम में मार्केट जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ कितने की मिल रही है। सो उस केस में क्या होता है गाइस कि वो परचेज कर लेते हैं, कि सो दे परचेज, वो परचेज कर लेते हैं एट गिवन प्राइसेस, उसी प्राइस पर जिस प्राइस पर आपको शॉपकीपर दे रहा है, वो उसी प्राइस पर परचेज कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें कंप्लीट नॉलेज है ही नहीं कि वो गुड्स के प्राइस क्या चल रहे हैं मार्केट में, कितने का वो सोल्ड आउट हो रहा है या उसके पहले प्राइस कितने थे। सो गाइज वो परचेज करते हैं गिवन प्राइस पर। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे जो है ना गाइज आपका अप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आपका हो ही नहीं सकता। यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो गाइज जो इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं कंज्यूमर, वो तो तब भी परचेज करेंगे ज़्यादा प्राइस पर, उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क आपका नहीं करता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में नेगेटिव रिलेशन था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप शो हो रहा है इग्नोरेंस में। सेकेंड एक्सेप्शन आती है गाइज वॉर एंड इमरजेंसी। गाइज नेम से ही सजेस्ट हो रहा है वॉर एंड इमरजेंसी, यानी कि गाइज लिखा क्या है इस पे पहले ये पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा। कह रहा द लॉ ऑफ डिमांड में नॉट वर्क ड्यूरिंग emergencies लाइक वॉर, इफ दे फियर अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स पीपल में स्टार्ट बाइंग मोर गुड्स, प्राइजेस डजेंट मैटर इन दिस सिचुएशन। कह रहेगा इस लॉ ऑफ डिमांड जो है वो वर्क नहीं करता है इमरजेंसी के टाइम पे। जैसे कि इमरजेंसी का मतलब जैसे कि वॉर हो गया, अगर इफ़ दे फियर, अगर का इस कंज्यूमर्स को ये फियर है या डर है कि गुड्स की शॉर्टेज होने वाली है आने वाले टाइम में, तो वो पहले से ही खरीद के रख लेंगे गुड्स को। प्राइस मैटर नहीं करेगा कि प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है, वो परचेज करके रख लेंगे गाइस। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है गाइस, देखिए इमरजेंसी का टाइम आप कोई सा भी देखिए वॉर, अगर वॉर हो रही है, ठीक है, अगर समटाइम्स वॉर होती है। सो गाइस वॉर में क्या होता है कि जितने भी हमारे वॉरियर्स होते हैं उनको नीड होती है। अब उनको नीड किसी भी चीज़ की हो सकती है, वॉर का टाइम है तो गाइस उनको भी तो हर चीज़ की नीड होगी ना, जैसे एक प्रॉपरली कंज्यूमर को नीड होती है फूड की या किसी भी चीज़ की। तो वैसे ही इमरजेंसी का टाइम हो गया, लाइक मान के चलिए इमरजेंसी का टाइम है गाइस। ठीक है, अगर कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड है, सपोज जैसे एन एग्जांपल गाइस, अगर कोई भी पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड है, उसकी जितनी भी मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। सो गाइस वो एक इमरजेंसी का टाइम है। अब उस केस में कोई कंज्यूमर ये तो नहीं देखेगा कि इतनी महंगी अगर इतनी कॉस्टली उसको मेडिसिन मिल रही है तो वो ना खरीदे क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली दे रहे हैं, नहीं। सो गाइस उस केस में क्या करेंगे, उस केस में प्राइस मैटर नहीं करेगा क्योंकि वो इमरजेंसी है। तो उस केस में प्राइस कितना भी हो हमारी डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे को वो चीज़ चाहिए। तो हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मैटर नहीं करता
कि क्या कॉस्ट है, और ना ये मैटर करता है कि सिचुएशन क्या है। ठीक है गाइस। सो गाइस, वॉर एंड इमरजेंसी आपका सेकंड एक्सेप्शन थी जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। थर्ड आता है गाइस नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ देखिए नाम से ही सजेस्ट हो रहा है गाइस, नेसेसिटी यानी कि ज़रूरतें, ज़िंदगी की क्या ज़रूरतें हैं। कह रहा है गाइस सम गुड्स आर वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, इंडिविजुअल्स विल कीप ऑन परचेजिंग एट एनी कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल फूड एंड वाटर। देखिए गाइस कुछ चीज़ें जो होती है ना हमारी लाइफ में, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो उसको सरवाइव करने के लिए चाहिए ही होती है। ठीक है। कोई सी भी कॉस्ट पर हो, हर कोई परचेज करता है, हर कंज्यूमर परचेज करता है, जैसे फूड एंड वाटर। गाइस विदाउट फूड एंड विदाउट वाटर कोई भी कंज्यूमर है, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो नहीं सरवाइव कर सकता। तो इस केस के अंदर चाहे वाटर आपका कितना भी कॉस्टली हो, चाहे आपका फूड कितना भी कॉस्टली हो, बट सरवाइव करने के लिए आपको वो दोनों चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो ये मैटर नहीं करेगा गाइस कि आपके क्या प्राइस चल रहे हैं या क्या नहीं चल रहे हैं, अगर आपको वो चीज़ चाहिए सो गाइस चाहिए एनी हाउ। तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ भी आपका थर्ड एक्सेप्शन था लॉ ऑफ डिमांड का। फोर्थ आता है गाइस आपका हैबिचुअल गुड्स। गाइस हैबिचुअल गुड्स क्या होते हैं देखिए, कह रहा है गाइस डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स लाइक अल्कोहल, सिगरेट्स एटसेट्रा विल बी हाई इवन एट हाई प्राइस ड्यू टू हैबिट्स ऑफ कंजम्पशन। देखिए हैबिचुअल गुड्स नाम से ही पता चल रहा है कि हैबिचुअल है। कह रहा है गाइस ऐसी डिमांड सर्टेन गुड्स के लिए, जैसे कि गाइस आपकी अल्कोहल हो गई, आपकी सिगरेट। देखिए आपने कुछ कंज्यूमर देखे होंगे कि सिगरेट के प्राइस चाहे जितने मर्जी महंगे हो जाए, अल्कोहल जितनी मर्जी महंगी हो जाए, जिनको पीनी है गाइस वो छोटी पिए या बड़ी पिए वो फिर भी पीते हैं अल्कोहल। बोलते हैं ना गाइस बॉटल आती है छोटी है बड़ी, वो पियेंगे चाहे वो छोटी पिए या बड़ी, लेकिन वो पियेंगे चाहे वो प्राइस इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो। सो गाइस इस केस में क्या होता है कि प्राइस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है गाइस आपके पास प्रेस्टिजियस गुड्स। देखिए प्रेस्टिजियस गुड्स क्या होता है, कह रहा है द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस पीपल फील मोर प्रेस्टिजियस टू बाय सच गुड्स एंड देयर डिमांड इंक्रीजेस, फॉर एग्जांपल डायमंड्स, कॉस्टली ब्रांड्स एट्सेट्रा। देखिए प्रेस्टिजियस गुड्स क्या होता है गाइस कि प्रेस्टिजियस का मतलब होता है गाइस जब लोग अपने आप को कुछ शो करना चाहते हैं कि वो एक प्रेस्टिजियस है। ठीक है। लिखा है गाइस प्राइस जो होता है कमोडिटी का वो राइज होता है, तो पीपल मोर प्रेस्टिजियस होते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा वो और ख़रीदना चाहते हैं उस चीज़ को, ताकि वो मतलब कुछ पीपल होते हैं ना गाइस, कुछ कंज्यूमर आपने देखे होंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी और ज़्यादा ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें खरीदते हैं, ताकि सामने वाला उनको ये देख के बोले कि क्या प्रेस्टिजियस पर्सन है, इतनी महंगी महंगी चीज़ें वो परचेज कर रहे हैं। सो गाइस वो ये चीज़ वो जानकर करते हैं कुछ कंज्यूमर, जिस केस में क्या होता है प्रेस्टिजियस गुड में एग्जांपल आते हैं गाइस इसमें डायमंड्स। देखिए हर कोई डायमंड्स परचेज नहीं करता, लेकिन कुछ कंज्यूमर होते हैं जो डायमंड परचेज करते हैं गाइस। ठीक है। सो कुछ कंज्यूमर जो डायमंड को परचेज करते हैं, हर कंज्यूमर तो नहीं कर सकता। सो डायमंड एक ऐसी प्रेस्टिजियस आइटम है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रेस्टिजियस पर्सन ही वो कर सकता है। ठीक है। कॉस्टली ब्रांड गाइस, देखिए ब्रांड भी हर कोई परचेज नहीं करता। सो कॉस्टली ब्रांड में आपकी वो चीज़ें आ गई कि ऐसे पीपल जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस पर अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदते हैं, ताकि वो अपने आप में एक, बोलते हैं ना कि अपने आप में एक पर्सनैलिटी लगे उनकी। सो इस केस में भी गाइस लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, प्राइस जितना मर्जी महंगा हो, कुछ कंज्यूमर्स तो प्रेस्टिजियस गुड्स तब भी परचेज करेंगे। सो गाइस ये 5 रीजंस थे आपके जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आपका वर्क नहीं करता है। सो गाइस इन दिस वीडियो हमने 2 टॉपिक्स कवर करे हैं, एक एक्सेप्शंस लॉ ऑफ डिमांड, और एक हमने जो कवर किया है वो किया है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के कुछ टॉपिक्स कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा मोस्ट प्रोबेबली जो टॉपिक रहने वाला है वो कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स रहने वाले हैं स्टार्टिंग के, लाइक आपका टाइप्स ऑफ डिमांड आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। एंड गाइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम स्टार्ट कर देंगे एंड उसको हम कंटिन्यू करेंगे टिल एंड। सो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इस वीडियो को अभी एंड करते हैं हम, बिकॉज काफ़ी बड़ी भी वीडियो हो गई है और आपके टॉपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे गाइज आज की वीडियो के। सो गाइज कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑनलाइन स्टडीज़, कीप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। ओके गाइज बाय बाय।